बच्चों, हिंदी साहित्य वैभव 2020 से 21 साल का प्रथम पीयूसी। आज हम तृतीय सोपान अपठित भाग कहानियां में पाठ 6 दोपहर का भोजन। इस कहानी का रचनाकार अमरकांत है। बच्चों, दोपहर का मतलब क्या होता है? आफ्टरनून, दोपहर का भोजन। द नून, लंच। आफ्टरनून, what do you have? Lunch. So that concept of this topic, let we have the introduction of अमरकांत। आज हम अमरकांत से रचित जो दोपहर का भोजन पाठ का कहानी सीख सकते हैं। बच्चों, मेरा नाम अप्पा मणि, NN, हिंदी उपन्यासक, विद्या ज्योति गर्ल्स PU कॉलेज, होंगसंद्रा, बेंगलुरु। बच्चों, आज हम लेखक अमरकांत परिचय जी का प्राप्त करेंगे। हिंदी के प्रख्यात कथा शिल्पी अमरकांत का जन्म। ಹಿಂದಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಥಾಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಮರಕಾಂತ್, ही वॉज बॉर्न ऑन, इनका जन्म सन 1925 ईस्वी में इनका बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। ही वॉज बॉर्न ऑन 1925, इन द ईयर ऑफ 1925, बलिया इन उत्तर प्रदेश, यूपी। प्रबुद्ध और सुलझे हुए कहानीकारों में आपका नाम शीर्ष स्थान पर है। आपने मनोरमा पाक्षिक पत्रिका का संपादन करते हुए अपनी सूझबूझ और कथा चेतना का परिचय दिया है। आपको 2009 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से विभूषित किया गया है। He was honored on 2019 for ज्ञानपीठ अवार्ड। आप किसी वाद या फार्मूले के तहत अपनी कहानी गढ़ते नहीं। आपकी अधिकांश कहानियां सही अर्थ में रचना है। Whatever his stories, moreover, it is based on with the meaning presentations. आपकी प्रमुख कृतियां हैं, his important books are जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, सूखा पत्ता, दीवार और आंगन आदि। These are the books is written. बच्चों, पाठ के पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। गगरा, गगरा का मतलब गड़ा। वो सारा बरामदा। कठोला, खटिया या चारपाई। गर्द का मतलब धूल। पीड़ा, लकड़ी का छोटा आसन को पीड़ा कहते हैं। पनियाई, पानी जैसी। चेचक, शीतल रोग। जुगली, पशुओं का निगले हुए चारे को गले से तोड़ा तोड़ा निकालकर दांत से चबाने की क्रिया। हसू,
ಎಮ್ಮೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಗಿಯೋದು ಮತ್ತು ಜೊಲ್ ಸುರಿಸೋದು ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಜುಗಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಅವಲ್ ಪ್ರಥಮತ್, ಉನ್ಮಾದ್ ಪಾಗಲ್, ಬರಾಕ್ पूर्णता अभ्यास, बीनना चुनना, कनखी तिरछी नजर, छटा धूर्त, चिपुली छोटी थाली सन्नदांत प्लेट, अलगनी कपड़े टांगने की रस्सी को अलगनी कहते हैं. आगे देखिए बच्चों, आज हम इस पाठ का जो हमारे कहानी दोपहर का भोजन, इस दोपहर का भोजन में लेखक अमरकांत जी ने कहते हैं कि एक निर्धन परिवार के रहन सहन का यथार्थ प्रस्तुतिकरण इस कहानी का मूल स्वर है. घर का खर्च चलाना और भोजन तक नसीब ना हो पाना ही प्रस्तुत कहानी के रूप को प्रस्तुत करता है. अमरकांत ने प्रतीकात्मकता का प्रयोग करते हुए निर्धनता के उस पक्ष को उकेरा है जो इस देश की लगभग कितना है, 80% जनतों के घर घर में व्याप्त हैं. बातों बातों में बहुत सी बातें ऐसी भी यहाँ हो गई हैं कि मन भर जाता है. कहानी का अंत बहुत ही मार्मिक है. मध्यवर्गीय परिवार के संघर्षमय जीवन के साक्षात्कार कराने के उद्देश्य इस पाठ में प्रस्तुत कहानी में चयनीय है. हमको पता है कि अमरकांत हिंदी कहानीकार में अग्रगण्य है और इनकी कहानियों में मध्यवर्गीय परिवारों का जीवन चित्रित हुआ है. प्रस्तुत कहानी में भी एक गरीब निम्न मध्यवर्गीय परिवार की भूख का मार्मिक चित्रण किया गया है. इस पाठ में हम यह सीख सकते हैं कि जो मध्यवर्गीय परिवार में कैसे मध्यवर्गीय परिवार में जो कष्ट सह करते हैं देखेंगे यहाँ पर. ಅಂದರೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ವರ್ಗದ ಪರಿವಾರದ ಬಡತನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಂಸಾರದ ಯಜಮಾನ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಾಗತ್ತೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಡತನನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪೂರ್ತಿ ರಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಧ್ಯವರ್ಗೀಯ ಅಂತೇಳಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟಿದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ Amarkant is one of the foremost in the story writers. Okay, in his stories, one can get a glimpse into the lives of middle class families
In this story, we can see a touching description of the hunger of a poor middle class family. So let me go what will happen in the story. पहले हम देखेंगे कथन में कौन आएगा. जो कथन में क्या है, सिद्धेश. सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटियों को देखने लगी. अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है. वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई. काली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वही जमीन पर लेट गई. आधे घंटे तक वही उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया. वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोई. अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई. 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई. लड़का नंगा दड़ंग पड़ा था. उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी. उसके हाथ पैर बसे कंकड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हंडियां की तरह फूला हुआ था. उसका मुख खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी. और वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और 1 मिनट सुन कड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी. 12 बज चुके थे. धूप अत्यंत तेज थी और कभी 1-2 व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए से गुजर जाते. 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही. फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा. 1-2 क्षण बाद उसने सिर को किवाड़ से काफी आगे बढ़ाकर गली के चोर की तरफ निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया. उसने फुर्ती से 1 लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी. वहाँ पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा. रामचंद्र आकर दम से चौकी पर बैठ गया और फिर वहीं बेजाना सा लेट गया. उसका मुंह लाल था, चढ़ा हुआ था. उसके बाल अस्त व्यस्त थे और
उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी का पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास आए और वहीं से वह भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारती रही। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू, लेकिन उसके कुछ उत्तर ना देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर सूरत नजरों से देखा, फिर झट से उठ बैठा। जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यही लगाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया। बाबूजी खा चुके? सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे, आते ही होंगे। और फिर क्या कहते हैं देखेंगे बच्चों। रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी का चुके? तिंद्रा सिद्धेश्वरी के नहीं तो चौक की और भागते हुए उत्तर दिया कि तो आते ही होंगे, डेफिनेटली विल कम नाउ, डोंट वरी। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। लंबा दुबला पतला, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें तथा होंठों पर झुर्रियां। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली सामने लाकर रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां भर कटोर पानियां, कुल 2 रोटियां भर कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी बड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था। उम्र 18 वर्ष थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह ना मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और झूठ मूठ उसने कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। हमेशा उसी की बात करता रहता है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा। एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी लिया गया, फिर खाने लग गया। वह काफी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर
उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। सिद्धेश्वरी भयता तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहां कुछ हुआ क्या है? जो रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी मां को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। जो सिद्धेश्वरी चुप रही। शी केप्ट क्वाइट। धूप और तेज होती जा रही थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल में एक दो टुकड़े पाल की नावों की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए एक कड़कड़िया इक्के की आवाज आ रही थी। बाहर की गली से गुजरते हुए एक कड़कड़िया इक्के की आवाज आ रही थी और कठोले पर सोए बालक की सांस का कर कर शब्द सुनाई दे रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। यस ही एट। ಅವನು ತಿಂದ। रोया तो नहीं था। सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई, ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ। आज तो सचमुच नहीं रोया, वह बड़ा ही होशियार हो गया है। कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा ऐसा लड़का। पर वह आगे कुछ ना बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने, रेवड़ी अंदर स्वीट, रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और इसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಹತ್ತುಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ प्रमोद। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी मां की ओर देखा और ये 3 बच्चों जो रामचंद्र ने देखते ही क्या कहते हैं कि हमारे घर में, so here Chandrika Prasad was a clerk in a government office. Okay, due to retrenchment, he was removed from his job. He had 3 sons. So what are the concept here? One, the son name is called Ramachandra, and another one is Mohan, and another one is Pramod, and his wife name was Siddheshwari. Chandrika Prasad would go around from morning to evening in search of a job. However, it did not seem as if he would find a job. His eldest son, Ramachandra, was studying to become a proofreader. He did not even earn a stipend. The second son, Mohan, wanted to give his high school exams as a private student. He would waste his time roaming around here and there. The third and youngest son was Pramod. So Chandrika Prasad was in very bad condition. His wife Siddheshwari was like an embodiment of sorrow. She had made rotis and dal and was waiting for the return of her husband and sons. It was afternoon. It was scorching hot outside. The oldest son sat down to eat. Siddheshwari placed 2 rotis
and dal and chana curry in his plate. He ate this food with a disturbed mind and got up. When he asked about his father and brothers, his mother made up a lie. She said a lie. Ramachandra did not reply. The second son, Mohan, arrived. He sat down and began to eat with great difficulty. He ate the burnt rotis also. So this thing happened. Fear. And then. And he ate the burnt rotis. फिर सिर जो इन्होंने फिर क्या किया, सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया था, सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूं, शैल आई ब्रिंग वन मोर रोटी? रामचंद्र हाथ से मना करते हुए, कई आडिस्ताने रामचंद्र बेड़ा, हड़बड़ाकर बोल पड़ा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, बेड़ बेड़ा स्वल्पनू बेड़ा, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, नन्न ಹೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲೇ ತುಂಬಿದೆ, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूं, बस अब नहीं। रामचंद्र कहते हैं सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आदि सी सही, आदि ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचती हैं, बस अपनी जिद, भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता। सिद्धेश्वरी जहां की तहां बैठी ही रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, पानी लाओ। और सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियां से बजाया, फिर हाथ को थाली में रख दिया। एक दो क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वो भोजन का ग्रासन ना होकर पान का बीड़ा हो। मंजला लड़का मोहन आते ही, द सेकेंड बॉय, मंजला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। कई काल तोड़कोंड बंद कुत्कोंडा। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा ना था। ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಏನಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदासी दिखाई पड़ रहा था। जब सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, while keeping the plate in front of him, she asked a question. कहाँ रह गए थे बेटा? ಎಲ್ಲಿದ್ದೋ ಇಷ್ಟೊತ್ತು? भैया पूछ रहा था, ನಿನ್ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ। जो मोहन ने रोटी की एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ।
सिद्धेश्वरी वही बैठकर पंखा डुलाती हुई ಗಾಳಿ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ इस तरह बोली ಹೇಳ್ತಾಳೆ जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಈ ಮಗ ಮೋಹನ್ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತಾಳೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा नगाड़ताने ताई नोड़कोंडु मोहन और फिर खाने में जुट गया वह परोसी गई 2 रोटियां में से एक रोटी कटोरे की 3/4 डालते तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था अचानक उसकी आंखें भर आई वह दूसरी ओर देखने लगी थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा एक रोटी देती हूं मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा फिर सुस्त स्वर में बोला नहीं नहीं और फिर सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा नहीं बेटा मेरी कसम थोड़ी ही ले लो तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा ತುಂಬ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಫಿರ್ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಇಸ್ ತರ ಉತ್ತರ ದಿಯಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है नहीं रे बस अव्वल तो अब भूख नहीं फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती ना मालूम कैसी लग रही है खैर अगर तू चाहती ही है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे दाल बड़ी अच्छी बनी है सिद्धेश्वरी से कुछ कहते ना बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़ सुड़ पी रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को कस कस घसीटते हुए आए सो मुंशी चंद्रिका प्रसाद was the head of the family सिद्धेश्वरी is his wife सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसक लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे के हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया 2 रोटियां कटोरा भर दाल चने की तली तरकारी मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालती मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुबला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गया जो जैसी बूढ़ी गाय जुगाली करती है बूढ़ी गाय का मतलब ವಯಸ್ಸಾದ ಹಸು ವಯಸ್ಸಾದ ಹಸು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತಿಂದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಗಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು
ಅದು ತುಂಬ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಗಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಜುಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೊಲ್ ಸುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಗಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜುಗಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜೈಸೆ दो रोटियां कटोर भर दाल चने की तली तरकारी और मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालती मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को ಅಂದರೆ ರೋಟಿಯ ಒಂದೊಂದು ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಸುವಿನ ಹಾಗೆ. ಉನ್ಕಿ ಉಮ್ರ 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे. शरीर का चमड़ा झूलने लगा था. गंजी कोपड़ी आयरने की भांति चमक रही थी. गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान, जो कुछ साफ मीन्स क्लीन बनियन तार तार लटक रही थी. मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा है? जो सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है. जैसे कुछ काट रहा हो. पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है. कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी. हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है. बोला, बाबूजी देवता के समान है. मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आ गई. शर्माते हुए पूछा, आए क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है. और सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था. उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी. पागल नहीं है, बड़ा होशियार है. उस जमाने का कोई महात्मा है. मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है. आज कह रहा था कि भैया के शहर में बड़ी इज्जत होती है. पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है. और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है. दुनिया में वह सब कुछ सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए. मुंशी जी दाल लगे हाथ को छाट रहे थे. उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफी तेज है. वैसे लड़कपन में नटखट भी था. हमेशा खेल कूद में लगा रहा था. लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता था उसे बर्राक रखता था. असल तो यह कि 3 लड़के काफी होशियार हैं. प्रमोद को कम समझती हो. यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े. मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद 1 ग्रास से युद्ध कर रहे थे. कठिनाई होने पर 1 गिलास पानी चढ़ा गए. फिर खर खर खांस कर खाने लगे. फिर चुप्पी छा गई. दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज सुनाई दे रही थी और पास की नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडूक
लगातार बोल रहा था। जो सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीजें ठीक से पूछ ले, सभी चीजें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे। पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे, जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो। उसको कहीं जाकर आज शमत को तोड़ने वाले हो। सिद्धेश्वरी से जैसे नहीं रह गया। बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियां बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की। फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया। और मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हो। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई। लड़का एमए पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे कुछ दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम, एक रोटी देती हूं, अभी बहुत सी हैं। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनकी से देखा। तत्पश्चात किसी झंटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेड़ काफी भर चुका है। अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत ऊब भी गई है। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूं, गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊंगा, तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है। यह कहकर वे ठहाक मारकर हंस पड़े। जैसे मुंशी जी के निबटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूठी ताली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उंडेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। चिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की ताली को भी उसने पास खींच लिया। उसमें केवल एक रोटी बची थी। मोटी बद्दी और जली उस रोटी को वह झूठी ताली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया।
उसने लड़के को कुछ देर तक एक टक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और तब ना मालूम कहाँ से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे। जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की कलकरी से उनकी छटनी नाव हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जानना हो। मतलब होते हैं चंद्रिका प्रसाद, I said as a clerk in a government office. Due to retrenchment, he was removed from his job. He had 3 sons, Ramchandra Mohan and also Pramod, and his wife was Siddheshwari. Chandrika Prasad would go around from morning to evening in search of a job. However, it did not seem as if he would find a job. His elder son Ramchandra was studying in he's a proofreader. To become a proofreader, he was studying, and he did not even earn a stipend. So the second son Mohan wanted to give his high school exams as a private student, but he would waste his time roaming around here and there. The third and youngest son was Pramod. So Chandrika Prasad was in a very bad condition. His wife Siddheshwari was like an embodiment of sorrow. She had made rotis and dal and was waiting for the return of her husband and sons. It was afternoon. It was scorching hot outside. The oldest son sat down to eat. Siddheshwari placed 2 rotis and dal and chana curry in his plate. He ate the food with a disturbed mind and got up. When he had asked about his father and brothers, his mother made up a lie. She made up a lie. Ramchandra did not reply. The second son, Mohan, arrived. He sat down and began to eat with great difficulty. He ate the burnt rotis. Chandrika Prasad arrived quite late. He was very dejected. Siddheshwari tried to cheer up her husband. He ate his lunch and then stretched out on the cot, thinking about something, and fell asleep. Siddheshwari had more or less lost her appetite. She sat down in front of the plate. Only 1 roti was left, and so she cut it into 2 parts. One half she saved for her youngest son Pramod, who had cried a lot before falling asleep. As soon as Siddheshwari put a piece of roti into her mouth, tears began to roll down her cheeks. ಸೊ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನೋ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಪ್ರಸಾದನ್ನು ನೌಕರಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡವನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಲಿಯಲು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಮಧ್ಯದವನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಯವನು ಪ್ರಮೋದ್. ಅವನು 6 ವರ್ಷದ ಮಗು. ಸಣ್ಣ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ದು? ಪ್ರಮೋದ್, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನು. ಯಜಮಾನಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವ್ರ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಆ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗೆ ದೋಪಹರ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಹಳ ದಣಿದು ಬಂದ. ಅವನಿಗೆ 2 ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹುರಿದ ತರಕಾರಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರಾಮಚಂದ್ರ ತಿಂತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳ ಗಮನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಿಸಲು ಯಾವುದೋ ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ತಾಳೆ. 2 ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ತಿಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅವರು ಪುನಃ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. 2ನೇಯವನು ಮೋಹನ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಅವನು ಕಷ್ಟದಿಂದ 2 ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದ. ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಲಗಿಬಿದ್ದ. ಯಾರು? ಅವರ ಗಂಡ. ಕೊನೆಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದು 1 ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಬೇಳೆ. ಆ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಉಳಿದ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು 1 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಊಟದ ಚಿಂತೆ. ಆದರೆ ಗಂಡ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮಲಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವ ಯೋಚನೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವಂತೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. जो यहाँ चंद्रिका प्रसाद नौकरी की तलाश में सुबह से शाम तक घुमा करता था, परंतु नौकरी मिलने के लक्षण नहीं दिखे. बड़ा लड़का रामचंद्र प्रूफ रीडर ही सीख रहा था. उसे वेतन के रूप में कुछ नहीं मिला था. दूसरे बेटा मोहन प्राइवेट रूप से हाई स्कूल की परीक्षा देना चाहता था. वह बेकार इधर उधर घूमा करता था. तीसरा सबसे छोटा था प्रमोद बच्चा. चंद्रिका प्रसाद की स्थिति बुरी थी. उसकी पत्नी सिद्धेश्वरी दुख की मूर्ति बनी हुई थी. वह रोटियां और दाल बनाकर पति व बेटों की राह देख रही थी. दोपहर का समय था. गर्मी झुलसा देने वाली थी. बड़ा बेटा रामचंद्र भोजन के लिए बैठा. सिद्धेश्वरी ने थाली में 2 रोटियां, दाल और चने की तरकारी रखी थी. वह अनमने भाव से रोटियां खाकर उठ गया. उसने बाबूजी और भाइयों के बारे में पूछा तो माँ ने अपने बेटे को झूठ मूठ जवाब दिया. रामचंद्र कुछ बोला नहीं. मंझला बेटा मोहन आया. वह थाली के सामने बैठकर खाने लगा और मुश्किल से जली रोटियां खा पाया. चंद्रिका प्रसाद भी देरी से आया. वह बहुत ही उदास था. सिद्धेश्वरी ने पति का हौसला बढ़ाया. वह खाना खाकर खटोले पर सोचते हुए सो गया. सिद्धेश्वरी की भूख लगभग मिट गई थी. वह थाली सामने बैठ पूछ
तो इतना थाली के सामने बैठ गई, एक ही रोटी बची थी। उसने उस रोटी के 2 टुकड़े किया, 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा छोटे बेटे प्रमोद के लिए रख दिया। वह रो रो कर सो गया था। उसने रोटी की जो टुकड़े को मुंह में रखते ही उसकी आंखों में से आंसू टपकाने लगे। जैसे कथन है दोपहर का भोजन का कथन, हमारा अमरकांत जी जैसे कहा है। बच्चों, सभी छात्रों को मेरा धन्यवाद।